गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए सीएल कैरियर एकेडमी। सीएल कैरियर एकेडमी के जो ऑफिशियल चैनल पर आप विजिट करेंगे, सुबह 7:30 बजे आपको जो है करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जो आपके शानदार परीक्षाओं के लिए शानदार करंट अफेयर्स होगा। आप डेली विजिट करिए और शानदार करंट अफेयर्स पढ़िए। चलिए हम आज के प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना का अनावरण कर दिया है। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना उन्होंने शुरू की है। पूछा जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। ध्यान रखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका हो जाएगा गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने जो नाम है, गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है, दूसरी बार सीएम बने हैं। तो गोवा के सीएम ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना जो है शुरू किया है, इसका अनावरण कर दिया है। याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब यह राज्य के लोगों के लिए जो यात्रा है, इसकी यात्रा करवाई जाएगी, है ना। याद रखना है आप लोगों को, इसमें यात्रा करवाई जाएगी। 3 जगहों की यात्रा इसमें जो करवाई जा रही है, 3 जगहों की यात्रा जो है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना में करवाई जाएगी। इसके लिए 3 गंतव्य चुने गए हैं। देव दर्शन यात्रा के लिए 3 गंतव्य जो है चुने गए हैं। क्षेत्र राज्य में तिरुपति तीर्थ यात्रा, क्षेत्र राज्य में तिरुपति तीर्थ यात्रा, है ना। 3 गंतव्य, इसके लिए 3 गंतव्य चुने गए हैं। 3 गंतव्य जहां पर ये जाएगा, पहला है राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में तिरुपति तीर्थ यात्रा जो है एक ये करवाया जाएगा राज्य में, तिरुपति तीर्थ यात्रा। एक होगा तमिलनाडु में बेलंकन्नी, एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, विशेष रूप से मदर मैरी और शिरडी। दूसरा है बेलंकन्नी तीर्थ, और यह है तमिलनाडु में है। और तीसरा जो है शिरडी तीर्थ, जो महाराष्ट्र में है और ये गोवा में ही है। तो तिरुपति जो तीर्थ है वो गोवा में ही है, बेलंकन्नी तमिलनाडु में और शिरडी महाराष्ट्र में। तो 3 गंतव्य चुने गए हैं। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना शुरू किया गया है। इसके लिए याद रखिएगा, इसमें यात्रियों को ले जाया जाएगा, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में ले जाया जाएगा। एक बस को हरी झंडी दिखाई है और यह फ्री में होगा। यह यात्रा राज्य सरकार धार्मिक स्थलों पर ले जाने के लिए मुफ्त है। ये पूर्णतः मुफ्त है। याद रखिएगा कि अब इसमें कंडीशन है, केवल गोवा राज्य के निवासियों के लिए, यह केवल गोवा राज्य के निवासियों के लिए है। ये क्या बात याद रखना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, 50 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए, 50 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए। तो 2 बात याद रखिएगा, इन्हीं को ये लाभ मिलेगा। तो यह गोवा के द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी याद रखिएगा।
गोवा की राजधानी है पणजी। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो यहां पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहां होगा? तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया जाएगा, अब ये किया जाएगा भारत में। इसका सही जवाब होगा भारत इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत इसका सही जवाब होगा। 2023 में भारत में होगा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत के द्वारा किया जाएगा। 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। भारत में कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप नहीं हुई, लेकिन तीसरी बार महिला चैंपियनशिप होगी। इससे पहले 2006 और 2018 में हो चुकी है। तीसरी बार यह चैंपियनशिप भारत में होगी, इससे पहले जो है 2006 और 2018 में हो चुकी है। 2006 और 2018 में हो चुकी है, ये बात याद रखिएगा। 2 बार हो चुका है, 2006 में और 2018 में, इसके पहले हो चुका है, और ये तीसरी बार अब भारत में पुनः होगा। पुरुष जो है ना विश्व चैंपियनशिप अब तक भारत में नहीं हुई है। अप्रैल मार्च में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन कब होगा? अप्रैल मार्च में। मार्च अप्रैल इसको कहेंगे। मार्च अप्रैल में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। तो मार्च अप्रैल 2023 में इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कलिता ने कहा है कि इसका आयोजन भारत में होना एक गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर किरमिलो भारत के पहले दौरे पर हैं। उनकी यात्रा के दौरान टूर्नामेंट की तारीखें तय होगी। टूर्नामेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली जाएगी इसका मैच। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, ये बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत कौन सा राज्य स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करने वाला है ना राज्य बना है ना? कौन सा बना है? तो कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस की लागत की प्रतिपूर्ति करने वाला राज्य बना है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा केरल। केरल इसका सही जवाब होगा। केरल इज द राइट आंसर। केरल ऐसा करेगा, है ना। केरल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम एक परियोजना शुरू की है। केरल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम शुरू की है ना। केरल ने एक योजना शुरू की है। केरल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम यह एक परियोजना शुरू की है, और इस स्कीम के तहत क्या होगा? केरला स्टार्टअप मिशन
के माध्यम से लागू किया जाएगा, है ना। केरला स्टार्टअप मिशन के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे केरला स्टार्टअप मिशन, केरला स्टार्टअप मिशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो केरला स्टार्टअप मिशन के माध्यम से इसको लागू भी किया जाएगा, ये भी याद रखना है। शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस परियोजना के तहत राज्य सरकारी अनुसंधानों से प्रौद्योगिकी खरीदने वाले या सोर्सिंग करने वाले स्टार्टअप और वाणिज्यिक उत्पादों को विकसित करने के लिए उन पर काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके तहत सरकारी संस्थानों से उत्पादों को खरीदने या विकसित करने के लिए 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, याद रखेंगे। 10 लाख तक का प्रतिपूर्ति इसके तहत दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात होगी, याद रखिएगा इसके तहत। तो केरला सरकार के द्वारा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और इनके राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये याद रखिएगा। केरल में ही जो है पेरियार टाइगर रिजर्व है, हाथियों के लिए भी है। पेरियार नेशनल पार्क है। केरल सबसे साक्षर जिला भारत का है, सबसे साक्षर राज्य है भारत का। ASBC एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किन 2 खिलाड़ियों ने, है ना, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। ASBC है ना, ASBC एशियाई स्लीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है? क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो 2 खिलाड़ी हैं, सुमित कुमार और गोविंद कुमार साहनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों ने ही यह जो है कांस्य पदक जीता है सेमीफाइनल में ASBC एशियाई एलिट चैंपियनशिप में, है ना। अब देखें ये जो है यह जॉर्डन में ये एशियाई चैंपियनशिप जो है कहाँ चल रहा था? जॉर्डन में चल रहा था। कहाँ हो रहा था? जॉर्डन में, जॉर्डन के अम्मान में। इस चैंपियनशिप का आयोजन, इस चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया। यही आप याद रखेंगे, अम्मान में किया गया जॉर्डन के। और इसमें जो है सुमित कुमार और गोविंद कुमार साहनी, ये गोविंद कुमार साहनी जो हैं ये हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ये हैं गोविंद कुमार साहनी, है ना, और सुमित कुमार। इन दोनों ने जो है अपने अपने ग्रुप में जो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और एक साथ ये भी याद रखना है कि चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में हुआ। ये नहीं भूलना है, ये पूछा जा सकता है कि कहां हुआ, है ना, याद रखिएगा। ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह कौन सी पुस्तकें
जो है वहां पे लॉन्च की गई। देखो, ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लगभग 100 साल पहले इसको बैन कर दिया गया था। तो रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में, ये प्रश्न जाएगा कहां पर हुआ, एक समारोह करवाया गया और उसमें एक पुस्तक जो है लॉन्च की गई जिनमें उनके लिए उनके धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। तो उसका नाम हो जाएगा नित्यनेम गुटका। नित्यनेम गुटका ये पुस्तक जो है वहां पर रखी गई है, उनको दोबारा दी गई है। नित्यनेम गुटका, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100 साल बाद यह पुनः शुरू किया गया है। 100 साल के बाद, 100 साल के बाद यह पुनः शुरू किया गया है। पुनः शुरू किया गया है। सिख धर्म से जुड़ी हुई इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गुरु गोविंद सिंह के समय जो लड़ाके तैयार किए गए थे उनसे संबंधित बात है ये। सौ सालों में पहली बार इस तरह का कदम उठाया गया है। तो इसको जो है रॉयल नेवी RFF गुटराम ब्लू कवर करता है। यह प्रार्थना पुस्तकों की 3 भाषाओं में प्रिंट किया गया है। यह प्रार्थना पुस्तकों की 3 भाषाओं में प्रिंट, यह प्रार्थना पुस्तकों की, यह प्रार्थना पुस्तकों, प्रार्थना पुस्तकों की 3 भाषाओं में, 3 भाषाओं में प्रिंट किया गया है। यह प्रार्थना पुस्तकों की 3 भाषाओं में प्रिंट किया गया है। याद रखिएगा, शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो नित्यनेम गुटका, शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी। पीएम मोदी ने कहा पहली वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखो, ये दक्षिण भारत की पहली होगी, वैसे पहली नहीं है, वैसे 5वीं है। यह दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत के कहां से? कर्नाटक से किया गया। कर्नाटक से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया। यहां से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया है। बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से, बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन एवं वंदे भारत ट्रेन और साथ ही साथ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एवं भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन का शुभारंभ किया। काशी दर्शन ट्रेन का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु के कहां से? KSR रेलवे स्टेशन से। कहां है ये? बेंगलुरु, कर्नाटक से शुरू किया गया। कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही साथ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। याद रखेंगे, शानदार प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हरी झंडी दिखाया गया था। चेन्नई और मैसूर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। चेन्नई और मैसूर के बीच वंदे भारत ट्रेन, चेन्नई मैसूर के बीच, चेन्नई मैसूर के बीच, है ना,
ये याद रखिएगा। अब भारत गौरव काशी ट्रेन जो है काशी के लिए चलेगी, काशी के लिए चलेगी, याद रखिएगा। तीर्थयात्रियों के लिए काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए, है ना, तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए, काशी, अयोध्या, ये 3 जगह है, अयोध्या और प्रयागराज के लिए, तो इसके लिए जो चलाया जाएगा वो चलाया गया भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। तो ये इस तरीके की ट्रेनें चलाई गई है। दक्षिण भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक से इन ट्रेनों की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किन प्रसिद्ध लेखकों को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन प्रसिद्ध लेखकों को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखेंगे, बिहारी पुरस्कार 2022, 2021 और 2022 दोनों दिया गया है, 2021 और 2022 दोनों दिया गया है। तो 2 लेखकों को दिया गया है, याद रखेंगे। 2 लेखक कौन से हैं? तो ये मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हांडा, इन दोनों लोगों को दिया गया है, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इन दोनों को दिया गया है। मधु कांकरिया और माधव हांडा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 2.5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। इसमें बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए प्रशस्ति चिन्ह दिया जाता है, ये याद रखिएगा। इन दोनों को दिया गया है, 2.5 लाख रुपए का ये पुरस्कार इसमें दिया जाता है। हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु काकरिया एवं डॉक्टर गौरव को 2021 और 2022 के लिए, मधु काकरिया को 2021 के लिए, इनको जो दिया गया है ना, इनको 2021 के लिए, और माधव हांडा को 2022 के लिए दिया गया है। 2021 का दिया नहीं गया था, तो ध्यान रखेंगे, ये 2021 और ये हो गया 2022 के लिए दिया गया है दोनों लोगों को। 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार, है ना, 2021 का जो है 31वां है और 2022 वाला जो है ये 32वां है ना। तो ध्यान रखेंगे, माधव हांडा को 32वां बिहारी पुरस्कार, जबकि मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। 2021 के लिए 31वां, 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। यह कार्यक्रम उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में आयोजित किया गया था। दोनों को 2.5 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह पुरस्कार मधु काकरिया के उपन्यास हम यहाँ थे, इनका जो मधु काकरिया का उपन्यास, मधु काकरिया की उपन्यास, इनके उपन्यास का क्या नाम है? हम यहाँ थे, हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और माधव हांडा का जो है, उनकी आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये हो गया। माधव हांडा को पंचरंग चोला पहन सखीरी, पंचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया गया। तो इन दोनों को उनके उपन्यासों के लिए यह दिया गया है, याद रखेंगे, इन दोनों के लिए पंचरंग चोला पहर सखीरी। तो इनका आलोचनात्मक यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा
दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा यह पुरस्कार 1991 में स्थापित हुआ था। यह 1991 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 1991 से दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022, इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे इंडिया एग्री बिजनेस कैसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को इससे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सा? इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 के इसको सम्मानित किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार किसने दिया? मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान द्वारा। यह पुरस्कार डॉक्टर संजीव के बालियान द्वारा, संजीव के बालियान द्वारा प्रदान किया गया। ये मत्स्यिकी डेयरी राज्य मंत्री हैं संजीव के बालियान, इनके द्वारा प्रदान किया गया। मत्स्य क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एग्रो वर्ल्ड 2022 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 नवंबर के बीच नई दिल्ली में हुआ, नहीं इसी के परिसर में। तो इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सेना के जवानों के कल्याण, जवानों की पत्नियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? कौन सी सेवा जो है, किसे भारतीय सेना के जो जवान हैं इनकी पत्नियों के कल्याण के लिए और इनकी शिकायतों के लिए कौन सा सेवा शुरू किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका होगा ये होगा वीरांगना सेवा केंद्र। इसका सही जवाब होगा वीरांगना सेवा केंद्र, बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिएगा, वीरांगना सेवा केंद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। वीरांगना सेवा का शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र जो है ना शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाया। भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण हेतु वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की है। यह एक एकल विंडो सेवा है जो इसको शुरू किया गया है। भारतीय सेना द्वारा एकल विंडो सेवा है। एकल विंडो सेवा है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना मंत्री कल्याण संघ के अध्यक्ष ने बुधवार को दिल्ली कैंटीन भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय में किया। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुआ। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुआ। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुआ है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीरांगना भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल पर उपलब्ध हो गई। शहीदों की पत्नियों की शिकायतें दर्ज करा सकेंगी। शिकायतों के आवेदकों को ट्रैकिंग, निगरानी, नियमित फीडबैक देखने की भी सुविधा मिलेगी। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? पुरुष एकल पेरिस 2022
पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है, इसको जीता है होल्गर रूने ने। होल्गर रूने ने यह पुरस्कार जीत लिया। सही जवाब हो जाएगा बी। होल्गर रूने ने पुरुष एकल का 2022 पेरिस मास्टर्स खिताब जीत लिया है। डेनमार्क के जुआ खिलाड़ी हैं ये हेल्गर, यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। होल्गर रूने डेनमार्क के खिलाड़ी हैं कि फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराया। इसने किसको हराया? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबकि होल्गर रूने डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। महज 19 साल के होल्गर ने खिताबी मुकाबले जोकोविच को 3-6, 6-3, 7-5 से मात दी और अपने करियर का पहला ATP 100 मास्टर टाइटल जीत लिया। होल्गर ने करियर की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही ताजा जारी ATP रैंकिंग में वो नंबर 10 पर भी आ गए हैं। जोकोविच ने करियर में रिकॉर्ड 6 बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता था और वह गत विजेता भी थे। जोकोविच ने मौजूदा फॉर्म को देखकर सभी को लग रहा था कि वो इस बार भी प्रतियोगिता जीत, लेकिन होल्गर ने बेहतरीन खेल के साथ 21 बार के सिंगल ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच को पराजित कर दिया। तो इस तरह से बहुत शानदार प्रश्न होगा, याद रखिएगा। ATP टूरिस 2020 पुरुष एकल मास्टर्स खिताब डेनमार्क के होल्गर रूने ने जीत लिया नोवाक जोकोविच को हराकर। तो चलिए, इस तरीके के प्रश्नों के साथ हमारे CL कैरियर एकेडमी को चैनल को ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।